बिहार में मुकाबला तय हो गया है। बिहार में मुकाबला तय हो गया है। एनडीए तो अपनी सीटों का ऐलान कर ही चुका है और अब इंडिया ने भी आज इंडिया भी सीटों का ऐलान करने जा रहा है। इंडिया में गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर के पूरा हो गया है और आज की बड़ी खबर यह भी है कि क्या वरुण गांधी इंडिया में शामिल होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी पर रिमांड पर आज फैसला होना है। इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में बगावत फूट पड़ी है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हम इकट्ठा हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम आपके सामने ब्रेकिंग खबर के साथ उपस्थित हो रहे हैं और ये ब्रेकिंग खबर है कि इंडिया में गठबंधन बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। सहमति बन गई है। दिल्ली में लालू तेजस्वी और राहुल गांधी में मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों ही टीम के लोगों ने बैठकर इस मसले को सुलझा लिया है। कहा जा रहा है कि आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात को लेकर सहमति बनी है कि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वामपंथी दलों को 5 सीटें दी गई हैं। 3 माले सीपीआईएमएल, 2 सीपीआईएम और सीपीआई को एक एक सीट यानी 2, कुल मिलाकर 5 सीटों पर लेफ्ट लड़ेंगे यानी 9, 5, 14 सीटें होती हैं। बाकी जो 26 सीटें हैं वो 26 सीटें आरजेडी या तो खुद लड़ेगी या उनमें से एक सीट मान लीजिए जिन किसी से भी बात हो रही है वीआईपी से तो उसको देगी या उस तरीके से वो फाइनल होगा। ये छोड़ दिया गया है तेजस्वी यादव पर। और कटिहार की सीट को लेकर बहुत पेच फंस रहा था। कांग्रेस यहाँ तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है जबकि आरजेडी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी, तो इस पर भी सहमति हो गई है। कांग्रेस को ये सीट दे दी गई है। लेकिन पूर्णिया की सीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज पहले बात होगी और उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर पूर्णिया की सीट कांग्रेस के खाते में आती है तब निश्चित रूप से यहाँ ये बात होगी कि कोई दूसरी सीट एडजस्टमेंट में आएगी, ये तय है। लेकिन एक बात जो और कही जा रही है वो ये कि जो कांग्रेस के खाते में सीट आ रही है उसको अगर गौर करें तो वो किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पटना साहिब, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सासाराम, गोपालगंज, इस तरीके से ये सीटें कांग्रेस के साथ आती हैं और पास आती दिख रही है। लेकिन संजीव कौशिक जी, एक बड़ा सवाल आपके सामने यहाँ से लेकर आता हूँ कि एक तो ये बात है कि एक सीट शेयरिंग हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत दिनों से उलझा हुआ था। इंडिया गठबंधन के लिए ये बड़ी बात है कि मिलकर लड़ेंगे और बिना खिंच के लड़ेंगे। लेकिन जो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं वो बहुत कठिन सीटें हैं। वो सीटें इसलिए कठिन है क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस लंबे समय से जीत हासिल नहीं कर पाई है, जबकि बीजेपी के पास ये लगातार 3 बार 4 बार से सीटें रही हैं। तो मुश्किल से विशेषज्ञों को लगता है कि कांग्रेस उनमें से 3-4 सीटें भी अगर जीत ले तो बड़ी बात होगी। संजीव कौशिक जी। प्रेम कुमार जी, इसे 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक ये तरीका है कि आप कांग्रेस को लगातार वहां पर सीटें नहीं मिल रही है, जनाधार खत्म हो गया है या कम हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मत भूलिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतती चली आई है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में भी एक तरह से जो पिछले कुछ वर्षों में एक इनकम्बेंसी की बात कर ले या एक उदासीनता कह ले, ये भी लोगों के जहन में ये बात आई। तो कांग्रेस पार्टी यदि अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूती के साथ रखे और लोगों के बीच में जाए तो निश्चित तौर पे हम ये नहीं कहते कि बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असंभव है। संभव है कि वहां पे जिस तरह की हवाएं चल रही हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाए और लगातार पूरे
बिहार की हम संदर्भ में बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले अपने कर्मों की वजह से 1 महीने, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर में जिस तरह से सारी विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर हमलावर रही है और जिस तरह से चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंसी है, निश्चित तौर पे उसको खुद के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के मामले पे हो, या विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाने के मामले पे हो, या फिर वो तमाम, वो साफ दिखाई दे रहा है कि छोटे से बात को यदि किसी ने कुछ ट्वीट कर दिया, किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे लिख दिया, तो उसको बढ़ा चढ़ा कर 24 का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये कि वो आज के वक्त में मूल मुद्दे से भागते हुए दिखाई, और विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी जीत यही है कि वो उनको पकड़ करके उसी मुद्दे पे ला रहे हैं जिस मुद्दे से वो भागना चाहते हैं, वो उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। तो कांग्रेस के लिए ये मौका भी है खुद के लिए मजबूत करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए मौका भी है। कांग्रेस वैसे भी चुनौतियों से नहीं भागती है, कांग्रेस को हार से डर नहीं लगता है, हताश भी नहीं होती है, वो लगातार कोशिश करती रहती है। एक बार गिरती है, फिर खड़ा होती है, फिर गिरती है, फिर खड़ा होती है। और इतिहास जिस तरह का रहा है, ये बात मैं हमेशा कहता चला रहा हूँ कि अपने 135-40 साल के इतिहास में 50 बार से ज्यादा, तकरीबन 55 बार से ज्यादा कांग्रेस पार्टी, लेकिन बावजूद इसके 10 साल पहले वही थी, 10 साल तक लगातार। तो कांग्रेस को अपने आप को एक बार फिर मौका मिल रहा है, कांग्रेस को मजबूत होने का, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित तौर पे आपको दिखाई देगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन चुनौतियां अन्य सीटों की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह बात बिल्कुल है ना संजीव कौशिक जी, एक बात और है कि ये कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से संभावना नहीं थी जीतने की, क्योंकि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर है। लेकिन आरजेडी के साथ में मिल जाने के बाद यही कांग्रेस अचानक बहुत मारक हो जाती है, कांग्रेस की क्षमता बढ़ जाती है, और यही कारण है कि महागठबंधन से बीजेपी को डर लग रहा है। मान लीजिए कटिहार जैसी सीट है, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो वहां आरजेडी भी मजबूत है और तारिक अनवर का भी अपना प्रभाव है, तो ये सीट तो कांग्रेस से के पास जितनी है। किशनगंज कांग्रेस इस बार फिर जीतेगी, 2 सीटें तो इधर पक्की दिख रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो सीटें हैं, जैसे मुजफ्फरपुर की सीटें कांग्रेस को मिल रही है। आप जानते हैं, आप तो मुजफ्फरपुर में तो आपका आना जाना रहता है, आपके साड़ू जी का घर है। आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में इस बार बीजेपी ने अजय निषाद को टिकट नहीं दिया है, एक दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया है जो किसी और जिले का रहने वाला है, तो उससे वहां पर बगावत है। तो ऐसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस वहां तैयार है। कांग्रेस मुजफ्फरपुर, ऐसे भी वहां भूमिहारों की संख्या ज्यादा है, और कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ इस बार भूमिहार आकर्षित हैं। निषाद में असंतोष है, तो स्थानीय समीकरण भी कांग्रेस को सूट करते हैं। तो इस तरीके से कई सीटों पर जहां कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर है, लेकिन परिस्थितिगत रूप से मजबूत हो गई है। जी संजीव कौशिक जी। हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि कांग्रेस कमजोर तो है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बहुत बेहतर मौका भी है, क्योंकि सामने वाले के ऊपर प्रश्न खड़ा हो, सामने वाले के कार्यशैली से जनता यदि खुश नहीं हो और समीकरण आपकी तरफ दिखाई दे रहे हो, वो ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लोग छुप के कहते हैं, जब तक जातिगत समीकरण के आधार पे जब टिकट ही आपको जातिगत समीकरण के आधार पर किसी भी पार्टी में दिया जा रहा हो, धार्मिक आधार पर दिया जा रहा हो, आपके मत कितने हैं, वोटर कौन से हैं, किस समाज में आपकी पैठ कैसी है, ये नैतिकता के रूप पर कहना बहुत अच्छा लगता है कि इन सब चीजों से हमें कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सारी पार्टियों को इन सब चीजों से वास्ता होता है। और वो जो समीकरण दिख रहा है, वो समीकरण निश्चित तौर पे कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि चुनौती भी है, लेकिन उस चुनौतियों से पार पाना कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यदि रणनीतिक तौर पर थोड़ा सा और इसमें अपना एफर्ट लगा देती है कांग्रेस पार्टी तो। क्योंकि हवा बिल्कुल बिहार में विपरीत दिशा में बहती हुई दिखाई दी। बिहार के जनता को इस बात का एहसास हो चुका है, बिहार के लोगों को लगातार छलने का प्रयास किया गया। इस बार भी एक चलती सरकार, तो खास करके नीतीश कुमार को पलटू राम कह के लोग गुस्सा उनके ऊपर दे रहे हैं, लेकिन लोग तो यह भी कह रहे हैं ना कि पलटू राम पलट गए, तो पलटू राम के ऊपर इस तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन पलटू राम से तो ज्यादा वो लोग पलटने वाले हैं जो लोग उनको गलत बताने वाले थे, और वो आज विकास पुरुष बता रहे हैं उनको। तो ये क्रेडिबिलिटी जो दोनों की खत्म हुई है इस घटना के बाद से, इन लोगों के बीच में जो मैसेज गया है कि केवल सीटों के बचाव के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, इनकी नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है। इनका उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना है। जो लोग पाक बांधते थे कभी सत्ता से हटाने के लिए, वो अभी भी पाक बांधे हुए हैं, न सत्ता से हटा पाए, सत्ता के बगल में बैठ के कुर्सी के बैठ में और उनकी तारीफ में कसीदे वो कर रहे हैं। तो ये जो घटना हुई है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, और बिहार की जनता प्रबुद्ध है पहले से ही। राजनीतिक मामले में तो
बच्चा बच्चा दक्ष होता है, वो समझता है कि हवा क्या है और किस तरह की बातें हो रही है। तो ये सारी चीजें एनडीए के विरोध में जाती हुई दिखाई दे रही है, और इसका फायदा उठाना है, अब कैसे कांग्रेस पार्टी उठा पाती है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। जी प्रेम कुमार जी। जी जी। संजीव कौशिक जी, एक बात और हम मूल्यांकन कर रहे थे, इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, पहले हम थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। देखिए, ये पप्पू पंडित लिख रहे हैं, सर मॉर्निंग, हम आपसे पहले ही बात रख रहे थे कि बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, 40 में 40 कंफर्म है, सबसे ज्यादा बिहार के हम हमेशा युवा, हम जैसा युवा सब आरजेडी पर विश्वास है। तो ये एक युवा अपना विश्वास जता रहा है कि वहां बहुत मजबूत है इंडिया गठबंधन की स्थिति। अंदाज शरियाना कह रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। और अकरमुल अली कह रहे हैं, नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ईशा सिंह, सर AIMIM कैंडिडेट लाएगी वो भी बताएं, थैंक यू। तो निश्चित रूप से ईशा सिंह जी, AIMIM का जो फैक्टर है वो इस बार भी उम्मीदवार देगी, लेकिन क्या है कि AIMIM का कुछ इलाकों में जो प्रभाव रहा है, किशनगंज कटिहार के आसपास, और पिछले बार जो विधानसभा सीटें वो जीते थे, वो वहां जो व्यक्तिगत रूप से जो उम्मीदवार वहां AIMIM ने दिया था, और वो बहुत मजबूत थे, अपना स्थानीय प्रभाव रखते थे। लेकिन बाद में उन दोनों सभी AIMIM के जीते हुए जो 6 MLA थे, वो सबके सब टुकड़ों टुकड़ों में आरजेडी में चले गए। तो आज आरजेडी वहां बहुत मजबूत है। AIMIM का असदुद्दीन ओवैसी का वहां ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, उनका आना जाना भी इन दिनों नहीं के बराबर हुआ है। पहले नेता थे तो मिलने चले जाया करते थे, अब तो ठौर ही नहीं है, तो जाके रुकेंगे भी कहाँ। ये हालात हैं असदुद्दीन ओवैसी के, तो इन्होंने बिहार जाना कम कर दिया। अब टिकट दे भी देते हैं तो इससे सीट निकल जाएगा, या मुसलमान इतने बुद्धू हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबादी मुसलमान, जो कि हैदराबाद में भी अपनी पैठ नहीं बना पा रहे हैं, इस बार कांग्रेस से हार गए, तो वो बिहार में पैठ बना लेंगे। ये एक बिल्कुल ऐसी बात है जिसको जानबूझकर के विरोधी पक्ष हाईलाइट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या संजीव कौशिक जी, इस पर आपका टेक लेते हैं, फिर हम दर्शकों की प्रतिक्रिया के पास आएंगे। इस बीच हमारे साथ 295 दर्शक जुड़ चुके हैं, 52 जो है ट्विटर पर है, 243 यूट्यूब पर है। जी संजीव कौशिक जी, थोड़ा AIMIM फैक्टर पर देखिए प्रेम कुमार जी, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब निश्चित तौर पे पूर्वांचल का वो इलाका जो पूर्णिया कटिहार से संबंधित, या फिर वो इलाका जहां पे इनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है, उसके आधार पर उन्होंने पहले कदम बढ़ाया था। लेकिन कदम बढ़ाने के साथ साथ ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्रश्न लगातार लोगों के जहन में उठता है कि वो जहां से आते हैं वहां उतनी मजबूती से नहीं लड़ते हैं जितनी मजबूती से वो दूसरी जगह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो खुद के जीतने के लिए नहीं, किसी और को हराने के लिए आते हैं, उनकी रणनीति यही रहती है। अब ठीक है, वो वहां पे इस पर जीत गए थे, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक तौर पर उन सीटों का क्या महत्व था। शायद वो आरजेडी के खाते में पहले होती तो आरजेडी वहां ऑलरेडी सरकार थी। तो आरजेडी भी ये बात समझ रही है और वहां की जनता भी ये बात समझ रही है कि ये यहाँ पे यदि कुछ इस तरह का खेल भी करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। ये यहाँ की पार्टी को, यहाँ जिसको हम जिताना चाहते हैं, जिसके साथ जाना चाहते हैं, उसको हानि पहुंचाने की नीयत से ये आ रहे हैं। ये भीतर खाने उनकी सेटिंग के बाद जो लगातार ये बात कही जाती है, कई बार वो परिलक्षित भी होती है कि वो जाकर के किसका मजबूत करते हैं, किसको मजबूत करते हैं और किसको कमजोर करने का प्रयास करते हैं। तो बिहार की जनता ये बात समझती है। अब जो लोग उनके खाते में उनके साथ जीते थे वो लोग चले गए, आरजेडी में चले गए, तो निश्चित तौर पे वहां जो माहौल है वो बिल्कुल अब कहीं से भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कहीं कोई जगह दिखता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर इस बार वहां पे साबित नहीं होने जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ये किसके लिए हवा बनाने का प्रयास करते हैं और किसको, क्योंकि पिछली बार का अनुभव बिहार की जनता को बेहतर नहीं है। तो बिहार की जनता ये बात समझती है कि इनको वोट देने का मतलब वोट जाया करता है एक तरह से। वो किस पाले में जाएंगे, और अब रही बात विधायक, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी जमीन आसमान का अंतर है। तो क्यों नहीं बिहार की जनता ऐसे पार्टी को वोट देगी जिसमें संभावनाएं हैं, जो मजबूती के साथ नीतियों के खिलाफ खड़ी है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसलिए इस बार ओवैसी साहब का खेल बिहार में तो कम से कम हमको चलता हुआ नहीं दिखा रहा है। एक अच्छी बात आपने कही, नोटिस करने लायक कि
उतनी सक्रियता दिख भी नहीं रही है जितनी हर बार दिखती है। जी संजीव कौशिक जी, कुछ कमेंट ले लेते हैं। रमेश गुप्ता कहते हैं कांग्रेस को अपना संगठन जमीन पर भी खड़ा करना चाहिए, गेट की ताकत के भरोसे बिटिया पैदा करना ठीक नहीं है। बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, लेकिन गंभीर बात। वीरेंद्र यादव कह रहे हैं कांग्रेस को हार्ड वर्किंग करनी चाहिए ग्राउंड पर। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से गौतम चौहान कह रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने 17 उम्मीदवार सहमति से अनाउंस कर दिए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सहमति से उम्मीदवार तय किए हैं। तो ये लगातार हो रहा है, औपचारिक ऐलान से पहले पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार तय कर रही हैं, ये लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच एलडी चालना जी कह रहे हैं कोयला घोटाला का आरोपी नवीन जिंदल को भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा टिकट दिया है। नवीन जिंदल ने भाजपा को चुनाव बॉन्ड के जरिए 70 करोड़ चंदा दिया है। आप देख ही रहे हैं, अगर खुद से अपने दम पर जीतने की क्षमता रहते तो अपने गृह क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्यों हारते नवीन जिंदल जी। लेकिन अब उनको अपनी क्षमता पर यकीन नहीं रहा, वो बीजेपी के पास गए कि जीतेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ आज माहौल है हरियाणा में, तो फिर नवीन जिंदल हारेंगे, ये तय रखिए। पैसा से कुछ नहीं होता है। अमन पांडे जी लिख रहे हैं बिहार में इंडिया अलायंस मैजिक करेगा। इसी तरीके से बिहार में अगर इंडिया गठबंधन यह वादा करता है कि हम तुमको स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे तो स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। क्या स्पेशल राज्य का दर्जा इंडिया गठबंधन दे सकता है जब सत्ता में आए केंद्र में, और बिहार में इसका जरूर असर पड़ेगा। हालांकि बिहार ही नहीं, ये डिमांड है और इन सब को लेकर एक समग्र नीति के साथ सामने आना चाहिए। तो संजीव कौशिक जी इस पर थोड़ा कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर हम बहुत जल्दी तेजस्वी प्रसाद की बाइट लेकर के आने वाले हैं। और तेजस्वी प्रसाद की बाइट जैसे हमें मिल जाती है, हमने उसकी तैयारी कर रखी है, और जैसे मिल जाती है तो हम वो आपके तेजस्वी यादव की बाइट लेकर आपके सामने आएंगे। और मुझे लगता है हम लोगों का ऐलान और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। हम सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे, और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है, और चुनाव से पहले ही नहीं बातचीत, चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है। तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता दें। मोरली वी अग्री, हम लोग अग्रीड हो गए हैं। लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं, और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके जो है इसका अनाउंसमेंट जो है करेंगे। तो आपको हम जो थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे उसी की पुष्टि कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये अंधेरे की बाइट है, आज अर्ली मॉर्निंग की बाइट है, और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पटना चल करके इसका ऐलान होगा। जो कुछ भी अब तक फैलाया गया है, बताया गया है महागठबंधन को लेकर के, वो गलत बातें ज्यादा फैलाई गई हैं। सच ये है कि लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस के बीच बहुत अच्छा समीकरण है, अच्छी तालमेल है, और कोई भी मतभेद की बात नहीं है। मिल करके लड़ेंगे, और जो सीट शेयरिंग है उसका ऐलान
तो पहले तो उन्होंने कहा कि एक दिन में हो जाएगा और फिर कहा कि आज ही मतलब आज के बारे में वो कह रहे थे कि पटना में ऐलान होगा। तो आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया जाने वाला है। इस बीच हमारे दर्शकों की संख्या 500 पार हो चुकी है, 429 यूट्यूब पर और ट्विटर पर 71, फेसबुक पर 2। तो इस तरीके से संजीव कौशिक जी, मैं तो आपसे असदुद्दीन ओवैसी पर प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था, वो उसको रहने देते हैं, उस पर पर्याप्त बात हो गई। ये तेजस्वी यादव ने जो जेस्चर दिखाया है, जो बातें की है, बहुत सारी जो के सवाल जो निकल रहे थे उन सवालों का उत्तर दे दिया है तेजस्वी यादव ने। प्रेम कुमार जी, सच बात यह है कि सवालों के लिए कोई जगह था ही नहीं। ये सच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये फैलाई गई खबर थी कि बिहार में सुरक्षित नहीं है, इंडिया गठबंधन, रार मचा हुआ है। ये तो होता ही है जब दो अलग अलग विचारधारा के पार्टियों का आपस में समन्वय बनता है। सीटों पे लड़ने की बात है, कौन सीट निकलता हुआ दिख रहा है, कौन पेज फंसता हुआ दिख रहा है, तो इसमें बातचीत करने में और इसमें समीकरणों को बहुत नजदीकी से बारीकी से देखने में वक्त लगता है। इसे आंख मूंद के यदि सीटों का बंटवारा कर दे तो फिर वही ढाक के 3 पार्टी रिजल्ट होंगे। तो जब कभी भी आप गहन अध्ययन करके समीकरण देख करके सीटों को बंटवारा में जाते हैं तो वक्त लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सच बात ये है कि आप देख सकते हैं कि आरजेडी, कांग्रेस या ये उनके साथ जो जिन पार्टियों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उनका गठबंधन कितना पुराना है, किस तरह से मजबूती के साथ वो एक दूसरे का हाथ थामे इन ताकतों के विरुद्ध में मजबूती के साथ वो खड़े हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हवा बनाने की कोशिश होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये सीटों के बारे में जब वो घोषणा कर देंगे या ये बातें जब क्लियर हो जाएंगी तो वो धुंध भी छट जाएगा। लेकिन इन सबों के बीच महत्वपूर्ण यही है कि ऐसा कुछ नहीं है बिहार में। बिहार में बड़ी मजबूती के साथ ये लोग लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तो सफलता इसी में छुपी हुई रहती है कि जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम मजबूत होंगे नहीं। तो वो खुद को मजबूत करने से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि सामने वाले को कंफ्यूजन में डाल करके उनके बारे में नहीं तोड़ पाए हैं तो हवा बनाए, इस तरह कंफ्यूजन पैदा कर दे। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और एक किसी मित्र ने पूछा था कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, तो जो अभी कम से कम ये बात जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो तो लगातार कहते चले आए और तभी उनकी बात नहीं मानी गई। आज वो यदि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उन पाले में जाकर के जो लोग बड़े मजबूत और केंद्र में जिनकी सत्ता है वही घोषणा कर दे, हमें क्या ऐतराज है। बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात वो कर ले। लेकिन सच बात यह है कि जो वो विपक्ष में होते हैं, जितने तीखे और तल्ख अंदाज में वो बात करते थे, आज सारी बातें वो विस्मृति में चली गई है उनकी और उसके बारे में वो चर्चा नहीं करना चाहते। और ये बात यदि इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं, इच्छा इनकी है, यदि कह रहे हैं या इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका भी व्यापक असर पड़ेगा। और ये बात कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जिनकी डिमांड पहले से है वो इससे भला इनकार कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जो केंद्र में मजबूती के साथ जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसके नीतियों से पूरा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है, विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो साजिश रचा जा रहा है, उसके अगेंस्ट पे पहले इन सारे पार्टियों को एकजुट होकर के इनको कुर्सी पर से हटाने की कोशिश करनी है। और हटने के बाद में कौन क्या बैठता है, कैसे करता है, वो तो बात की बात है। जी प्रेम कुमार जी, कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं जो हालांकि सब प्रतिक्रिया दिखाते रहे हैं। इस बीच 600 पार हमारे दर्शकों की संख्या हो गई है, 84 ट्विटर पर और यूट्यूब पर 519। सुनील कुमार जी लिख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी एंड इट्स allies are losing around 24 plus seats in Bihar alone. Additionally, 4 seats in Jharkhand, 15 seats in Karnataka, 22 plus minus 3 seats in Maharashtra, 15 seats in Punjab, Haryana, Delhi प्लस दिल्ली। इस तरीके से इनका आकलन है, आपने ये आकलन रखा है। प्रदीप बांबू जी नमस्कार बोल रहे हैं। और इसी तरीके से भूपेंद्र कुमार ठाकुर लिख रहे हैं, प्रेम जी नमस्कार, राहुल गांधी को अमेठी और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, ये संदेश उन तक जरूर पहुंचाएं, मैं छत्तीसगढ़ से हूं। प्रदीप बांबू जी कह रहे हैं प्रेम की मुकाबला बिहार में ही नहीं पूरे देश में तय हो चुका है, इंडिया गठबंधन आने वाला है। इसी तरीके से प्रमोद मांकर जी लिख रहे हैं, मायावती अखिलेश यादव को बहुजन मुस्लिम समाज वोट न दे, कांग्रेस के साथ खड़ा रहे, ये अपील भी कर रहे हैं दर्शक। इस बीच हमारे कई दर्शक सवाल भी कर रहे थे, उनमें एक ईशा सिंह का सवाल था कि प्रशांत किशोर बिहार में जो कुछ कर रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो संजीव कौशिक जी, इससे आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि प्रशांत किशोर बिहार में इन दिनों क्या कर रहे हैं?
लेकिन सच बात यह है कि प्रशांत किशोर का टारगेट अभी बिहार के इस लोकसभा चुनाव के लिए तो बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव नहीं दिखाई देते हैं। विधानसभा में वो चाहते हैं कि अपनी धमक बनाएं और अपने जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। सच बात यह है कि प्रशांत किशोर के बारे में यही कहा जाता है कि एक अच्छे रणनीतिकार है। बहुत बार, कई बार उन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है अलग अलग पार्टी के लिए, लोगों के लिए, अलग अलग दल के लोगों के लिए। बिहार में एक बार उनकी कोशिश है कि बिहार के लिए कुछ अच्छा करे और किसी और के लिए नहीं, खुद को केंद्र में रख करके बदलाव की कोशिश करे। अभी तक के वक्त में जो भूमिकाएं उनकी रही है, बहुत सारे लोग शंका और आशंकाओं के बीच में जूझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि बिहार में एक नई भूमिका बना करके वो अचानक एनडीए में चले जाएंगे, क्योंकि अनुभव ऐसा ही कुछ रहा है कि जिस किसी को भी इस तरह से मौका मिला है, वो जिसके विरुद्ध में खड़ा हुआ है, बाद में उससे हाथ मिला दिया है। तो इन आशंकाओं के बीच में बिहार में भी इस तरह की बात होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने लिए एक जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एनडीए के खिलाफ जितने वो मुखर तरीके से वो बात कर रहे हैं और जितने तर्कपूर्ण वो बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए के पाले में चले जाएंगे। अब भविष्य, हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समीकरण दिख रहा है, वो अभी एक नए रास्ते की तलाश में है और नए अपने वोटरों की तलाश में है, जो एक ऐसा वोटर हो जो भारतीय जनता पार्टी से भी खार खाया हो, जो राजद से भी खार खाया हो, जो कांग्रेस से भी खार खाया हो। एक अलग वोट बैंक बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। कितनी सफलता उनको मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, क्योंकि बिहार के जातिगत समीकरण को वो भी जानते हैं, बिहार के मतदाताओं के मिजाज को वो जानते हैं। तो एक अच्छी स्वस्थ पहल अभी तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो ऊंट किस करवट बैठने वाली है, ये तो भविष्य की गर्त में है। ऊंट किस करवट बैठने वाली है, ये भविष्य के गर्त में है, ये संजीव कौशिक जी आप कह रहे हैं। लेकिन अभी हमारे दर्शक बता रहे थे कि शिवसेना ने कुछ सीटों का ऐलान कर दिया है और वो 17 सीट बता रहे थे, लेकिन 16 सीट की सूची हमारे पास है, मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं कि ये 16 सीटों पर शिवसेना ने ऐलान कर दिया है अपने उम्मीदवार का। बुल्ढाना से डॉक्टर ये नरेंद्र खेड़ेकर बुल्ढाना से, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया है, मावल से संजोग वाघेरे पाटिल, सांगली से चंद्रशेखर पाटिल, इंगोली से नागेश पाटिल आष्टीकर, संभाजी नगर से चंद्रकांत खेरे, धाराशी से ओन राजे निम्बालकर, शिरडी से भाव साहेब वाघचीरे, नासिक से राजा भाव वाजे, रावगढ़ से अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन विचारे, मुंबई ईशान्य संजय दिनेश पाटिल, मुंबई दक्षिण माने मुंबई ईशान्य समझिए मुंबई पूर्व जिसको बोलते हैं ईस्ट संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण अरविंद सावंत, मुंबई वायव्य यानी जो पश्चिम हो गया वो अमोल कीर्तिकर, और परभणी से संजय जाधव। इस तरीके से ये उम्मीदवार तय हुए हैं। इस बार देखिए अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से फिर से उम्मीदवार है, बहुत मजबूत उम्मीदवार है। ये शिवसेना की ओर से तय कर दिया गया है, एक बड़ी खबर है। और इसी तरीके से हम आपके पास में चर्चा कर रहे थे बिहार की चर्चा को हम थोड़ा कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक चीज को समझिए इम्पोर्टेंट है, वो ये कि एनडीए अलायंस में वो सीटें जो मुस्लिम बहुल इलाके की हैं, जो पश्चिम सीमांचल वाली सीटें हैं, वहां पर बीजेपी खुद लड़ने नहीं आ रही है, वहां सहयोगी दलों को बीजेपी चुनाव में लड़ा रही है। और सहयोगी दलों की जो हालत है बिहार में बहुत खास्ता है। बिहार में बीजेपी को उनके सहयोगी दल ही ले डूबेंगे, ये आप समझ लीजिए। एनडीए का दुश्मन जो है इस बार बीजेपी के सहयोगी दल हैं। नीतीश कुमार जो कि 16 सीटों पे लड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा सेटबैक है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि वो सीट जो मुस्लिम बहुल है वहां इस बार मुसलमान नीतीश कुमार को वोट करने नहीं जा रहे हैं। महिलाएं जो नीतीश कुमार को अक्सर चुनाव में जीत दिलाया करती थी, इस बार महिलाएं नीतीश कुमार से कोई भी आकर्षित नहीं है। उन्होंने गंदे गंदे बयान दिए हैं और महिलाओं के बारे में विधानसभा में, शराब को लेकर के भी उनकी नीति विफल रही है। तो इन सब कारणों से महिलाएं भी दुखी हैं। इसी तरीके से युवा तो बहुत बड़ा फैक्टर है। युवा
ये जानते हैं कि जितनी भी नौकरियां आई हैं वो तेजस्वी यादव के कारण आई हैं। इससे पहले और न इसके बाद नीतीश कुमार ने कोई नौकरी युवाओं को लेकर के वो आए। तो ये सारी सीटें जब नीतीश कुमार हार रहे हैं तो ये इंडिया गठबंधन का स्कोर ऐसे ही बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो पासवान जी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी, उनकी पार्टी दो हिस्सों में टूटने के बाद जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और चिराग पासवान भी अपनी सीट बचाएंगे, इस पर सबको संदेह है। तो ये सीटें भी इस बार महागठबंधन के खाते में आएंगी, चाहे आप हाजीपुर जैसी सीट क्यों न ले लें। पासवान का गढ़ रहा था वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती है, यहाँ कड़ी फाइट है वहां पर। तो इस तरीके से आप देखें तो इंडिया गठबंधन बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में है। 25-15 का मुकाबला चल रहा है इंडिया गठबंधन के फेवर में। अब मैं एक थोड़े से लाइटर मोड पर एक दृश्य दिखाते हुए आगे बढ़ता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और इसको देखते हुए इसको दोबारा देखिए। ये गणेश जी की मूर्ति देते हैं उनको और नरेंद्र मोदी जी इनकार कर देते हैं। मुकुटधारी नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर दक्षिण से आई है। संजीव कौशिक जी, मुकुटधारी नरेंद्र मोदी गणेश जी की मूर्ति लेने से मना कर देते हैं। प्रश्न कर रहे हैं लोग कि अगर ये तस्वीर इनकी जगह राहुल गांधी होते तो आज पूरा नेशनल टेलीविजन में मुद्दा होता। राहुल गांधी ने गणेश जी की मूर्ति लेने से इनकार कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी गणेश जी की मूर्ति लेने से इनकार कर रहे हैं। ये कहीं भी मुद्दा नहीं है, हमने जस्ट प्रतीकात्मक रखा। मैं भी कोई मुद्दा बनाना नहीं चाहता हूँ। वो कभी टोपी को मुसलमान बता देते हैं, कभी गणेश जी की मूर्ति लेने से मना कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। कई बार तो कहा गया है कि टीका और चंदन करने से कांग्रेसी का किसी का फोटो दिखा के देखिए मना कर रहे हैं, ऐसी भी तस्वीर आ जाती है और बहुत बवाल होता है। लेकिन इस पर क्या कहेंगे? गणेश जी की मूर्ति नहीं ले रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति लेते तो उनका चेहरा छुप जाता पीछे। गणेश जी की मूर्ति बड़ी मूर्ति थी और सामने उनका चेहरा नहीं दिखाई देता। वो मुकुट वो मुकुट पहने हुए सामने दिखाई दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो अपने चेहरे के सामने किसी और चेहरे को पसंद नहीं करते। वो और खास करके कैमरे के सामने तो और नहीं। वो भगवान के दरबार में भी जाते हैं तो उनके घुसने से पहले भगवान के मूर्ति के पीछे कैमरामैन छुपता है और भगवान के चेहरे को दिखाने से पहले नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाता है। तो ठीक है, उनकी अपनी अदा है, सोच है, समझ है। अब लोगों को ये पसंद है तो पसंद है, वो करते हैं अपना। उनको लगता है, जब कभी भी लगता है दूसरे के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करना तो वो खड़ा करते हैं, लोग सुनते हैं, उस पर वाहवाही करते हैं, चुटकी भी लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव को जो बहुत करीब से जानता है उनको पता है। और एकमात्र कारण यही है कि वो मूर्ति बहुत बड़ा है। यदि वो दोनों हाथों से अकेले मूर्ति थामते तो उनका चेहरा छुप जाता और उनके अपने चेहरे को छुपाने के लिए मूर्ति काफी था, वो नहीं लिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं प्रेम कुमार जी, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम दर्शकों की प्रतिक्रिया से बढ़ते हैं। कैलाश चौधरी कह रहे हैं मेनका गांधी जी को तो वरुण की चिंता करनी चाहिए, अपनी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। नजीर मलिक कह रहे हैं आरएसएस पर प्रहार किए बिना वरुण की कांग्रेस में एंट्री नहीं, इसलिए कि राहुल गांधी वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं और वरुण के संग प्रेम पर वे पिछले साल ही टिप्पणी कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम आएंगे इस विषय पर बात करेंगे। अभी कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं। वरुण गांधी सच बोल रहा था और बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया, सच बोलने वाले हमें कबूल नहीं है। वरुण गांधी की टिकट काटने का संदेश पूरा देश में जाएगा, ऐसा प्रदीप बांबू जी लिख रहे हैं। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं कि मेनका गांधी जी को वरुण के भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने टिकट को ठोकर मारकर, ये उनकी बात पहले कट गई थी, तो ठोकर मारकर वरुण के साथ कांग्रेस में आ जाना चाहिए। बाबूलाल शर्मा कह रहे हैं इशू रेस करना चाहिए। विक्रम गुलाटी लिख रहे हैं इसको मुद्दा जरूर बनाना चाहिए, फ्रॉड को एक्सपोज होना चाहिए। नमस्ते। वो तस्वीर पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो
गणेश जी वाली जो भी हम तस्वीर दिखा रहे थे उस पर टिप्पणी है ये दोनों। इसी तरीके से अरविंद त्यागी कह रहे हैं बंदर के हाथ में ही माचिस नहीं दी है, पागल बंदर के हाथ में माचिस दे दी है। तो इस तरीके से कैलाश चौधरी का कहना मोदी जी के बराबर दुनिया में कोई नाटकबाज नहीं हो सकता। और रुपिंदर जी कह रहे हैं प्रणाम इंडिया। हुसैन जी का कहना है प्रेम कुमार जी दरिया मत, अगर आप डरे तो मरे, माने डरिए मत, वो कह रहे हैं डरिए नहीं। अब चलिए मेरे भाव से, बोलने के भाव से निकला होगा डर। प्रदीप भांबू जी, जिस तरह से दक्षिण से नरेंद्र मोदी की तस्वीर आई है उससे साफ है 2024 में अगर बीजेपी आई तो मोदी जी के मंदिर बनाना शुरू हो जाएंगे, पहले ही कह दिया है विष्णु का अवतार है। तो हम ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं, लौटते हैं हम अपने दर्शक की उन प्रतिक्रियाओं पर जो हमारा विषय भी है कि वरुण गांधी क्या आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, वरुण गांधी क्या आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे। ये दो प्रश्न हैं, दोनों एक दूसरे से एक तरह से एक दूसरे के अगल बगल खड़े हैं लेकिन एक जैसे प्रश्न नहीं है। वरुण गांधी के लिए आज चुनाव प्रचार में फॉर्म भरने का, नॉमिनेशन करने का आज आखिरी तारीख है। तो आज के दिन वरुण गांधी को स्पष्ट करना ही होगा कि वो बीजेपी के साथ हैं या फिर बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार बन रहे हैं। वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन निर्दलीय पर्चा उन्होंने खरीद रखा है। और ये कल रात, बीती रात जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने ऐलान किया, कहा कि हम वरुण गांधी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं, उनको फैसला लेना चाहिए, हमें खुशी होगी जब अगर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं। तो उसके बाद से ही ये बहुत जोर शोर से सबका ध्यान है इस विषय पर कि आज वरुण गांधी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कि फैसला लेंगे बीजेपी छोड़ने का, या कि फैसला लेंगे कांग्रेस ज्वाइन करने का, या कि फैसला लेंगे कि एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर आए जिसको इंडिया गठबंधन समर्थन करे। खबर निर्णायक रूप से सच जो है वो थोड़ी समय बाद आएगा, लेकिन संजीव कौशिक जी अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, मुझे लग रहा है कि वरुण गांधी चुनाव जरूर लड़ेंगे और वो निर्दलीय तौर पे ही लड़ेंगे, जो समीकरण सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, दर्शकों की प्रतिक्रिया से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि बेहतर होता कि मेनका गांधी भी मजबूती के साथ, सच्चा के साथ वरुण गांधी के साथ खड़ी होती इस मुद्दे पर कि वरुण का टिकट काटा गया तो ऐसा नहीं किसी मुद्दे के आधार पर काटा गया, ऐसा भी नहीं है कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर काटा गया, केवल इसलिए कि सरकार की नीतियों के खिलाफ वो आलोचक के तौर पर, या वो सच में जनता के पक्ष में खड़े दिखे। ये आलोचक भी नहीं कहिए आप, जनता के पक्ष में खड़े दिखे। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का मतलब ये होता है कि आप जनता के विरोध में खड़े हो? जनता के पक्ष में यदि वो बात कर रहे थे, किसानों के पक्ष में यदि बात कर रहे थे वो, या फिर अन्य जिस भी मुद्दे पर वो एड्रेस कर रहे थे अपने लोगों को या जनता को, निश्चित तौर पे वो सवाल मौजूद है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बेहतर होता व्यक्तिगत तौर पर, हालांकि राजनीति में ऐसा नहीं होता है, कई बार हमने देखा है कि पिता पुत्र, बेटा माँ जी। एक जो सवाल हमारे दर्शक उठा रहे थे कि बहुत सैद्धांतिक प्रश्न है, वरुण गांधी को आरएसएस का विरोध करना होगा, तो वरुण गांधी की मम्मी मेनका गांधी का रुख तो हमेशा दक्षिण पंथ की ओर रहा, लेकिन वरुण गांधी थोड़ा लिबरल सोच के रहे। उस दौर को हम छोड़ देते हैं जो 2014 में उन्होंने आक्रामक रूप अपनाया था, उसको हम थोड़ा सा हटा के बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो बात बनेगी नहीं, बात कर ही नहीं पाएंगे। अगर 2014 के आसपास जो उन्होंने भाषण दिए थे और उनको जेल जाना पड़ा था, हम उस बात को हटाकर करते हैं। तो वरुण गांधी ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया, लेकिन मेनका गांधी के पास चेंज करने का अवसर नहीं है। वरुण गांधी के पास राजनीति की धारा बदलने का अवसर है। अगर वो गांधी परिवार की विरासत स्वीकार करते हैं, संजय गांधी की विरासत स्वीकार करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है उसका इजहार करना होगा। और अगर अपनी मम्मी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर बीजेपी में रह के संघर्ष करते रहिए, निकाल बाहर होते रहिए, बेइज्जत होते रहिए, वो भी एक रास्ता है। जी, तय करना वरुण गांधी को ही तय करना है कि आखिर वो कौन सा रास्ता पकड़ते हैं। लेकिन अभी तक के वक्त में ऐसा लग रहा है कि यदि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के प्रति उतने नर्म होते, यदि वहीं पे अपना भविष्य देखते, तो वो अपनी
भाषा में या अपने सुर को बदल सकते थे, लेकिन लगातार वो अपने बातों पे अडिग रहे, उसी अंदाज में, उसी जगह, उसी रास्ते वो चलते रहे। जाहिर सी बात है कि वो अब वापस जा करके अब माता श्री आ जाए तो सुनने में सुहागा और ज्यादा बेहतर, लेकिन माता श्री यदि नहीं भी आती है, मेनका गांधी साथ नहीं भी देती है, तो वरुण गांधी एकला चलो का राग लेकर के वो चलेंगे। अब एकला चलो में वो कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, किस खेमे में जाते हैं, उनकी विचारधारा क्या होती है, तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो सबसे पहले ऐसा थोड़ी होगा कि कांग्रेस पार्टी उनको ये आदेश दे दे कि आप आरएसएस पर लगातार प्रहार करते रहें। वो परिस्थितियों के हिसाब से कई बार ऐसा होता है, और वरुण गांधी के लिए पूरी जिंदगी अभी बाकी पड़ी है राजनीति करने के लिए। नए हैं, बिल्कुल यंग है, सोच युवाओं के लिए है, सोच देश के लिए है, सोच किसानों के प्रति उनके सोच को हमने देखा, हमने सेना के प्रति सोच देखा, हमने कई जगहों पे देखा। तो जिस तरह से बदलाव आया है, निश्चित तौर पे अब पीछे मुड़ते जाने की संभावना वरुण गांधी में हमें नहीं दिखाई। वरुण गांधी यदि पीछे वहीं पे भविष्य देखते तो शायद नर्म हो जाते। राजनीति यदि उसी हिस्से की राजनीति यदि वो करना चाहते तो उसी तरह की राजनीति, लेकिन वो अपना रास्ता उन्होंने चुन लिया है। अब देखना ये होगा कि वो रास्ता जो चुन लिया है उस रास्ते में किसी की मदद लेते हैं, कहीं पे झुकाव रखते हैं, किसी के साथ जाते हैं, या अकेला एक अलग रास्ता पकड़ने की कोशिश करते हैं। राजनेता है वो, उनको पता है कि अकेला अलग यदि वो राह पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके हाथ में बालू के रेत के जैसे कुछ नहीं मिलने वाला है, वो सब कुछ फिसल जाए। तो राजनीति में सबसे पहले अपने आप को वो मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और बगैर हाथ थामे उन विचारधारा को, जिस विचारधारा के साथ वो जाते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, अकेले उनको कामयाबी नहीं मिलने वाली। माता श्री के बारे में मैंने कहा कि नैतिक तौर पे कहा जाए या व्यवहारिक तौर पे कहा जाए या पुत्र प्रेम में कहा जाए तो ऐसा लगता है कि उनको भी साथ में आना चाहिए, लेकिन इतिहास में हमने देखा है कि वही मैं कह रहा था कि बेटा, माँ, पिता, पुत्र अलग अलग विचारधारा के साथ रहते रहे हैं और राजनीति भी उन्होंने किया है। तो ये भी कहना उचित नहीं है कि वो हटे तभी ये हटे, वो ना हटे तो फिर ये उधर चले जाए, ये भी ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि दोनों अपने अपने तरह की अलग राजनीति करते हैं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वरुण गांधी वापसी नहीं जा रहे, ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है कि वो इंडिया की तरफ जाएंगे। अब किसके हिस्से में जाएंगे, क्लियर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, पार्टी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो क्या उनको बाहर से वो समर्थन लेंगे, किसी के सहयोग से वो चुनाव लड़ेंगे, ये आज तो तय होने वाला ही है लगभग। जी प्रेम कुमार संजीव कौशिक जी, आप इम्पोर्टेंट बात बता रहे थे। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं, राजस्थान से अप्रत्याशित परिणाम आएंगे प्रेम जी, लोगों को दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी सुनकर। इस तरह से अशोक शर्मा जी कह रहे हैं, एनडीए गठबंधन की महाराष्ट्र में क्या स्थिति है प्रेम जी, सीट शेयरिंग होगी या शिंदे अजित पवार की पार्टी? देखिए, आज तो हमने आपको सूची दिखा दी कि शिवसेना ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और लगभग वही उम्मीदवार हैं जिस पर सहमति है। अरविंद त्यागी लिख रहे हैं, अलग पार्टियों से चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन यहाँ बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है। इम्पोर्टेंट बात है कि बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है तो मेनका गांधी क्या आवाज उठाएंगी, लेकिन आवाज उठाने का बीजेपी में माहौल नहीं है। या तो उनको सीट छोड़ करके आवाज उठानी पड़ेगी और बाहर आना पड़ेगा, वहां रह करके आवाज उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से राधे सिंह कह रहे हैं, माता जी बेटे के साथ या बेटा माता के साथ बताएं। मुझे तो दोनों बातें आपकी गंभीर लग रही हैं। माता जी बेटे के साथ नहीं है ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि माता जी बीजेपी छोड़ेंगी, अपना सांसदी छोड़ेंगी बीजेपी से, इसकी उम्मीद मुझे नहीं है। लेकिन बेटा माता के साथ जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं। राजनीतिक रूप से तो बेटे को अपना आज अलग फैसला लेना ही होगा। इसी तरीके से कुछ और सवाल है। ललन कुमार सिन्हा जी लिख रहे हैं, भाजपा 72 साल की मां को टिकट देती है और 50 साल के बेटे का टिकट काट लेती है। ये भी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई है। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं, प्रेम जी आपसे एक निवेदन है कि सुबह का प्रोग्राम 8 बजे से 9 बजे तक करें ताकि आगे लोग काम पर जा सके। अब संजीव कौशिक जी उठिएगा सुबह। नमस्कार एंड मॉर्निंग लंदन 4 AM अपेरेंटली प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ। मोदी भागलपुर, देश बचाओ, जय हिंद, यूनाइटेड किंगडम। यानी इंग्लैंड से आप अमरीक सिंह जी देख रहे हैं, अमरीक सिंह जी देख रहे हैं। सुबह 4 बज रहे होते हैं यहाँ जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो इस तरीके से ये
इम्पोर्टेंट आप है सुबह 4 बजे हमें सुनना। हमारे लिए गर्व की बात है कि आप इंग्लैंड में बैठ के सुबह 4 बजे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बिहार की राजनीति पर, भारत की राजनीति पर आपकी इतनी मजबूत नजर है। ऋषि पाल जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, वरुण गांधी को इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए और वो अगर कोशिश करेंगे तो नीतीश जी और जयंत चौधरी को भी वापस ला सकते हैं। ये थोड़ा बहुत दूर की बात आप सोचने लगे ऋषि पाल जी, पोस्ट इलेक्शन की बात आप सोच रहे हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए हैं, उसकी बात पर ध्यान दें प्लीज। ये भी चीज है। लेकिन अब हम थोड़ी चर्चा हिमाचल के बारे में करना चाहते हैं। संजीव कौशल जी, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी कांग्रेस से आए एमएलए को दोबारा टिकट दे दिया और बाई इलेक्शन हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा भूल रहे हैं कि जो आम चुनाव का हो रहा है, देश का चुनाव, इसमें हिमाचल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। अगर ये उपचुनाव में बीजेपी जीत जाती है तो वहां सरकार का समीकरण इधर से उधर हो सकता है, सरकार अस्थिर हो सकता है, लेकिन बीजेपी जीतेगी कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कांग्रेस के लोगों को, विधायकों को अपनी पार्टी में लाकर बीजेपी ने टिकट तो दिया है, लेकिन वही लोग जिनके खिलाफ ये कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, बीजेपी के नेता, अब वो बीजेपी के नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। और कुल्लम खुल्ला बगावत कि आप अगर कांग्रेस के टिकट उम्मीदवार को, अपने एमएलए को जो इस्तीफा दे चुके, उसको बीजेपी का उम्मीदवार बनाएंगे तो हम उसको चुनौती देंगे, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। और ये जो है लगातार इस तरीके से वो दिख रहा है। हम आपको एक बाइट सुनाते हैं कि कैसे ये विरोध हो रहा है। पहले ये बाइट सुनिए। लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा हूं। मुझे कल शाम को वापस जाना है, शिमला जाऊंगा मैं। हो सकता है मैं कांग्रेस से लड़ूं। हम भविष्य लाहौल स्पीति का देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे। हमें लाहौल स्पीति भविष्य चाहिए, ये व्यक्ति भविष्य नहीं चाहिए। बड़े स्पष्ट बात है। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने। प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्यों उठे? हिमाचल प्रदेश में आप सुन रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार, ये देखिए, ये उसी की तस्वीर है, किसी ने शेयर की थी। लाहौल स्पीति से बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे सीनियर बीजेपी नेता रामलाल मार्कंडे जी, रामलाल मार्कंडे जी ने की ये तस्वीर थी और बाइट भी हमने आपको सुनाई। रामलाल मार्कंडे जी ने खुलेआम बगावत कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस में जा करके लड़ेंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी में कांग्रेस के उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस कांग्रेस के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, उनके घर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी हमला बोला है कल। यानी समझिए, कांग्रेस का एमएलए जो बीजेपी में चला गया, बीजेपी से उम्मीदवार है, उसका विरोध बीजेपी में तो हो ही रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विरोध करेंगे, तुमने हमारे साथ दगाबाजी की। अब इस माहौल में हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि हिमाचल का माहौल बताइए। सुन रहे हैं कि हिमाचल में बीजेपी को एज है। अब ये एज दिख रहा है बीजेपी में, ये माहौल है। बीजेपी अगर गलत करेगी तो गलत की प्रतिक्रिया होगी। सिर्फ विरोध में विरोधी दल ही नहीं करेंगे, बीजेपी के भीतर भी होगी और ये प्रतिक्रिया बीजेपी के भीतर हो रही है। ये सबसे ज्यादा बाउंस बैक कर रहा है कांग्रेस के लिए, फायदेमंद साबित होने वाला है। हाँ, कांग्रेस के भीतर भी बीते दिनों जिस तरीके से एमएलए का संतोष सामने आया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। हिमाचल में प्रतिभा सिंह को टिकट दें, पहले कांग्रेस सोच रही थी कि दे या ना दे, लेकिन कंगना रनावत के आने के बाद मंडी लोकसभा सीट से अब कांग्रेस फिर से विचार कर रही है कि प्रतिभा सिंह को लड़ाया जाए ताकि हीरोइन बनाम महारानी की लड़ाई हो सके। लेकिन अब प्रतिभा सिंह जो नाराज हैं और उनको मनाने की कोशिश हो रही है, तो ये सब का भी होता है। इसका मैनेजमेंट कांग्रेस कैसे कर पाती है,
उस पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूती से आती है। उसके पास मौका है मुकाबला करने का कि आप असंतोष को दूर कीजिए और बीजेपी के असंतोष का फायदा उठाइए। जी संजीव कौशिक जी। प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की स्थितियां तो स्वाभाविक रूप से आने वाले दिनों में और देखेंगे आप। जिस तरह से आयातित नेताओं को भारतीय जनता पार्टी गले लगा रही है और उसे तरजीह दे रही है, और कर्मठ और पहले से जुड़े जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जिस तरह से इग्नोर कर रही है, एक बड़ा वर्ग है भारतीय जनता पार्टी में जो काफी नाराज है। और ये केवल एक जगह की बात नहीं है, कई जगहों पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। अब आवाज उठाना, कहने के लिए हम लोग बड़ी आसानी से कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कह देते कि हमारे यहाँ अनुशासन है, लेकिन अनुशासन नहीं है, वो सन्नाटा है, खामोशी है, डर का माहौल है कि आदमी बोल नहीं पाता है। अन्यथा किसी को उसके ही सामने जिससे उसने लड़ाई लड़ी है उसको टिकट दे दिया जाए, जो वर्षों से आपके साथ सेवा कर रहा हो उसको इग्नोर कर दिया जाए। कोई बाहरी आए अचानक आपके सर पे बैठ जाए, जिसके साथ आप लड़ाई लड़ रहे हो, बाहरी आए उसके बारे में कसीदे काटना शुरू कर दे आज से ही तारीफ में कि नहीं, जिसे हम भ्रष्टाचार की जननी, जिसे हम सुस्त बता रहे थे, जिसे हम निकम्मा बता रहे थे, उसे हम सुशासन कुशासन और सबसे तेज रफ्तार में विकास का जनक बताने लगे। तो ये परिस्थितियां स्वाभाविक तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो ये एक दिन निश्चित तौर पर ये लावा बन के फूटने वाला है। आप देखेंगे ये एक स्टेट की भी बात नहीं है, सब जगह कमोबेश इसी तरह से। और कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त समाज का, कांग्रेस मुक्त देश का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त। और सबसे ज्यादा परेशानी उनके अपने कार्यकर्ताओं, उनके अपने वोटरों से झेलनी पड़ेगी उनको। तो ये परिस्थितियां तो है। अब हिमाचल की स्थिति जिस तरह की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ एक सबसे माइनस पॉइंट अभी के वक्त में ये है कि समीकरण सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम कर गया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि रिजल्ट जाता है तो एक नया खेल आपको देखने को मिलेगा बहुत। लेकिन अब वहां की जनता को देखना है कि एक चल रही सरकार को कैसे वो लेते हैं और वो क्या चाहते हैं। ये तो जनता ही जनार्दन है और जनता ही निर्णय करेगी क्या करना हो। जी हिमाचल में थोड़ी सी और बात करनी जरूरी है। अरविंद त्यागी जी इंग्लैंड से कह रहे हैं कि हिमाचल में हारेगी, मंडी में हारेगी, मतलब ये स्पष्ट नहीं हो रहा वो कांग्रेस हारेगी बोल रहे हैं या बीजेपी हारेगी। लेकिन एक बात और कि ईशा सिंह जी ने एक सवाल पूछा कि हिमाचल प्रदेश में वोट प्रतिशत में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बात सही है, हिमाचल की खासियत ही यही है कि वहाँ वोट प्रतिशत थोड़ा सा इधर से उधर होने से पूरी सरकार बदल जाती है। हिमाचल में क्या है कि फॉरवर्ड क्लास ज्यादा है और हिंदू ज्यादा है, वहां मुस्लिम फैक्टर नहीं है। इस बार के चुनाव में आप एक बारीक बात देखेंगे, कल से एक कैंपेन जो कंगना रनावत के लिए हो रहा है वो ये हो रहा है कि बीजेपी के लोग ही कंगना रनावत के उस स्टेटमेंट को हाईलाइट कर रहे हैं जिसमें कंगना रनावत आरक्षण का विरोध कर रही है। बात समझ रहे हैं? कंगना रनावत आरक्षण का विरोध कर रही है, उनका ये बयान जानबूझ करके बीजेपी के लोग फैला रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में फॉरवर्ड कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो आरक्षण के विरोध को वहां एक मुद्दा बनाया जा सके और हिमाचल में इसका फायदा लिया जा सके। पॉलिटिक्स दूर की है, ये हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि हिमाचल प्रदेश में कंगना रनावत कभी समय नहीं दी है। प्रतिभा सिंह ने ये कहा है कि कंगना रनावत बाढ़ के समय कहाँ थी, जब वहां भूकंप बाढ़ आया था लोग परेशान हो रहे थे, उस समय नहीं रही। जब दुख तकलीफ में हिमाचल के लोग थे तब कंगना रनावत पास नहीं आई और आज चुनाव लड़ने आई है तो जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, ये बात लोग कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ हम ये ले लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हरण कुमार कुलमित्र जी कह रहे हैं यूरेका, भारत जीतेगा, इंडिया। ब्रिजेश उपाध्याय कह रहे हैं बीजेपी इस समय चोरों की पार्टी हो गई है। शिव कुमार ताहिलानी जी कह रहे हैं राहुल गांधी प्राउड ऑफ इंडिया टुडे, नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। इसी तरीके से ब्रिजेश उपाध्याय लिख रहे हैं बीजेपी अब चोरों की पार्टी हो गई, रिपीट कर रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया। विजय राम जी लिख रहे हैं प्रेम जी प्रतिभा सिंह जी तैयार हो गई हैं बशर्ते आलाकमान टिकट दे, ये बयान प्रतिभा सिंह का है। तो आलाकमान टिकट देने के लिए तैयार है, मुझे जानकारी है, और अब प्रतिभा सिंह ही लड़ेंगी कंगना के खिलाफ, ये भी लगभग तय है। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं सर मंडी से
मिलता जुलता शब्द भर लो उसमें। मंडी का मतलब तो बाजार होता है, उसके प्रयोग करने से उसका अर्थ होता है। इस शब्द में कोई कमी नहीं है। बाजार का भी शब्द अगर आप बाजार को जिस रूप में उपयोग करें तो वो वो अर्थ ले लेता है। तो मंडी को हम क्यों गलत शब्द क्यों बोले? मंडी तो एक अच्छा शब्द है, बाजार है। अब इसका उपयोग हम चूंकि एक ही खास तरीके से करते हैं तो गलत हो जाता है। इसी तरीके से हम देखें, कालू लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट से, प्रतिभा सिंह कॉल लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट से, प्रतिभा सिंह का डिब्बा गोल है। ये लिख रहे हैं संजय सहगल जी। ब्रिजेश उपाध्याय कह रहे हैं बीजेपी चंदा पर ईडी से जांच क्यों नहीं कर रही है, इस तरह से है। अखबार भी हमारा है, कलम भी हमारा है, हम सच को झूठ बतला देंगे क्योंकि गोदी मीडिया भी हमारा है। एक और प्रतिक्रिया, बीजेपी चोरों की पार्टी है, प्रतिभा जी 25 लाख वोटों से जीतेंगी। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। और हम एक विषय और हमारा छूट रहा है, केजरीवाल जी, जिस पर हम चर्चा करने वाले। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हाईकोर्ट में उस मामले की सुनवाई होगी कि अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्टिंग इलीगल है। इस बात पर सुनवाई होगी कि इनको जो कस्टडी में रिमांड में जो लिया गया है वो रिमांड में लेना गलत है। इन दोनों पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और इस हिसाब से ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पूरी जो है जबरदस्त विरोध प्रदर्शन में जुटी है। ये बात अलग है कि दिल्ली पुलिस का रवैया दो तरीके से सामने आया है। एक, जब आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन करते हैं तो उसको हटाओ, भगाओ, बैरिकेडिंग करो, घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, इकट्ठा नहीं होने देंगे, दौड़ा दौड़ी, छिपा लुका छिपी कर रही है पुलिस। और दूसरी तरफ जब बीजेपी के लोग इसी मामले पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, तो उनको आराम से प्रदर्शन करने दिया जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस का दोहरा जो चरित्र है दिख रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर रही है उसका नमूना हम दिखा रहे हैं एक विजुअल से। जो रात के समय में थाली बजा बजा कर, जो नरेंद्र मोदी जी ने थाली हमसे कोरोना में बजवाया था, वो थाली आज केजरीवाल जी जब जेल में है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बजा रहे हैं। तो हमने माहौल जो है केजरीवाल को रिहा करो का बना दिया स्क्रीन पर। ये माहौल है दिल्ली का जिसको आप फील करेंगे। इस बीच एक दो और प्रतिक्रियाएं इसी विषय पर आई हैं कि अरविंद जी को बेल मिलेगी एक शर्त पर, अगर जज संघी ना हो। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सचिन जी लिख रहे हैं, मानुस लोगों, ये बीजेपी के भ्रष्टाचारी एक सीएम को गिरफ्तार करना इनको भारी पड़ेगा। ये बांग्ला भाषी महसूस होते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया है, एक तरह से भावनाएं व्यक्त की हैं। ब्रिजेश उपाध्याय कह रहे हैं, सर बीजेपी कहीं आप पर ईडी लगा दे। लगा सकती है ईडी, बिल्कुल। आईएस पटेल कह रहे हैं, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, वहां राक्षस कभी न जीत सकते हैं न रह सकते हैं। और LR भारती जी कह रहे हैं, 5 साल बीतने के बाद भी पुलवामा कांड की जांच नहीं कराई गई, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर जांच कराए।
आलोक कुमार लिख रहे हैं, मुंगेर लोकसभा में ही मेरा भी घर आता है। यहाँ भूमिहार कैंडिडेट घोषित होने के कारण जेडीयू को बढ़त है, लेकिन एक और भूमिहार कैंडिडेट की निर्दलीय प्रत्याशी होने की संभावना है, जिससे सर महागठबंधन को ये सीट जा सकती है, ऐसा लिख रहे हैं। देखिए, ललन सिंह जी जो हैं, वो इसी जुगत में रहे थे कि कैसे मुंगेर की सीट हम बचाएं, और मुंगेर की सीट बचाने के लिए वो एकोमोडेट हो गए हैं इंडिया गठबंधन में। अगर आरजेडी उनको अपने यहाँ से सीट टिकट देती तो वो भी एक संभावना थी। तो ललन सिंह के तो दोनों हाथ में लड्डू थे, लेकिन जनता उनके हाथ में लड्डू को लड्डू रहने देती है कि नहीं देती है, ये चुनाव बताएगा। ब्रजेश उपाध्याय कहते हैं, सर यूपी में सारे पेपर लीक हुए हैं, बिल्कुल छात्रों के बीच में ये बड़ा मुद्दा है। आलोक कुमार कहते हैं जीत सकती है, उतनी बात अधूरी रह गई थी, लिखा। कुलदीप सिंह लिखते हैं इंडियन अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। कुलदीपाल साहब जिंदाबाद, ये भी आवाज उठ रही है। एक और प्रतिक्रिया जरूरी थी जो छूट रही थी, आलोक कुमार जी की प्रतिक्रिया थी कि सर मैं बिहार से हूं और यहाँ जनता कंफ्यूज हो गई है लालू जी के कुछ सीटों की हट के कारण, जो उनकी जीत। देखिए, ये हट जो है आज खत्म होने वाला है, इसका ऐलान होने जा रहा है। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं कि मंडी वर्ल्ड शबाना आजमी की फिल्म से बदनाम हुआ है। देखिए, आप मान सकते हैं एक फिल्म समाज पर असर डालती है, लेकिन साहित्य में और बोलचाल में मंडी शब्द जिस रूप में प्रयोग होता रहा है, वही तो फिल्म में जाकर के हुआ, तो फिल्म बनती, तो फिल्म को क्यों दोष देना, मैं कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से शानू चौधरी प्रतिभा सिंह ग्रेट लीडर लिख रहे हैं, और जीतेगा गठबंधन, जीतेगा इंडिया मिथिलेश सिंह लिख रहे हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है, ये क्रम लगातार जारी है। प्रेम सर, बिहार में लोग आरजेडी अपना नुकसान कर रही है सीटों में देरी करके। बिल्कुल अब देरी नहीं हो रही है, आज घोषणा हो रही है। आलोक कुमार कह रहे हैं मोकामा के ललन सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ये एक और ललन सिंह है, उनका जिक्र कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना चाहिए और जेपिन अड्डा को गिरफ्तार होना चाहिए, ये मैं महाराष्ट्र से हूँ, जय हिंद, शिवाजी यादव जी कह रहे हैं। और इसी तरह से इंडिया गठबंधन जिंदाबाद कह रहे हैं। खबर हमारे पास और भी कुछ थी चर्चा करने के लिए, लेकिन अब समय काफी हो चुका है। और संजीव कौशिक जी, तो आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों की तरफ से और आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को बहुत बहुत आभार, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। और हमारे जो संख्या थी 800 पार चल रही थी, फिलहाल ये घट करके 728 पर है, 541 यूट्यूब पर और ट्विटर पर 187। तो लगातार लोग जो है जुड़ते रहे हैं। एक और प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आखिरी का कमेंट है कि पनामा पेपर्स और पैराडाइज रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया गया, 10 साल बीत गए लेकिन अब चर्चा भी नहीं होती है। विदेशी बैंकों में भारतीयों का पैसा दुगना हो गया है। चलिए, अब चुनाव पर ये मुद्दे कितना बनते हैं देखते हैं। हम सबको दीजिए इजाजत, नमस्कार।